प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। आपको शायद जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जिसमें सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, क्लासिकल और आइडियलिस्टिक अप्रोच है। कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं, उनमें से मात्र एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पर हम चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा को हम सामान्य परिचय के अलावा यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम और सिद्धांत में क्या अर्थ है, मॉर्गनथाउ बहुत बड़ा नाम है, जिनकी किताब पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस बहुत प्रसिद्ध है, उनका राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में क्या सिद्धांत है, क्या दृष्टिकोण है, मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का मूल्यांकन देखेंगे और फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण की समालोचना करेंगे। इस समालोचना के साथ साथ आदर्शवाद और यथार्थवाद दो अपोजिट टर्म है, दोनों आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक, उन दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन समन्वय होना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करेंगे और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। यदि सामान्य परिचय देखें हम इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, जैसा मैंने अभी बताया आपको, अध्ययन के कई उपागम तथा दृष्टिकोण प्रचलित है और सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपागम और सिद्धांत में बेसिक अंतर है, जिसको कि मैं आगे जाकर के उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है उपागम में या दृष्टिकोण में। दूसरे शब्दों में, दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह, जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। कौन से लिए जाएंगे, कौन से छोड़े जाएंगे, इस बात का सब निर्णय है दृष्टिकोण के अंतर्गत या उपागम के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राह्यता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती है और जिस घटना के बारे में विचार करती है, उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से होती है या की जाती है। अब ध्यान दें प्रिय विद्यार्थी, दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत है। पहले दृष्टिकोण या उपागम आता है और उससे कई दृष्टिकोण मिलकर के है एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं, अर्थात सिद्धांत दृष्टिकोण का या उपागम का अगला चरण है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। हम आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, सिद्धांत पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धांत है इसका अगला कदम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के रूप में मान्यता पाने के क्षेत्र में कई बातें हैं। राजनीतिक आदर्शवाद और राजनीतिक यथार्थवाद दो प्रमुख प्रतियोगी दृष्टिकोण हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन से हैं? एक आदर्शवादी दृष्टिकोण और एक यथार्थवादी दृष्टिकोण। हमें सदा सच बोलना चाहिए, ये क्या है? आदर्शवाद है। पर क्या वास्तव में हम सच बोलते हैं या नहीं बोलते, ये क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण है। तो दो ये प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण है। आदर्शवादी दृष्टिकोण मानव प्रकृति को मूलतः अच्छा मान करके चलता है, उसमें विकृति नहीं देखता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादियों की धारणा थी कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से विश्व को अधिक अच्छा और शांतिमय बनाया जा सकता है। पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें नेगेटिव पॉइंट कहीं है ही नहीं। इसके विपरीत यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव स्वभाव में निहित अंतर विरोधों के कारण शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतया असंभव है। हम नैतिकताओं पर या आदर्शों पर दुनिया को संचालित नहीं कर सकते, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण का मानता है।
अब मैं आपके सामने यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम की व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम यथार्थवादी उपागम है। मैंने बताया दोनों विरोधी है, और आदर्शवाद जो पहले से प्रचलित था, जो बड़े बड़े आदर्शों की बात किया करता था, विश्व में शांति के वातावरण की बात किया करता था, नैतिक मूल्यों की बात किया करता था, यथार्थ की नहीं, इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यथार्थवादी उपागम प्रारंभ हुआ। यद्यपि मैकियावेली का समूचा दर्शन यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। अब मैकियावेली शब्द आया आपके सामने, शब्द नहीं बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और राजनीतिक और दार्शनिक इतिहास में यथार्थवादी राजनीति के जनक मैकियावेली को माना जाता है। वो यथार्थ की बात करता है, आदर्श की बात नहीं। और राज्य का अस्तित्व खतरे में है तो साम दाम दंड भेद, क्या सच है क्या झूठ, इन सब बातों को है नहीं देखना चाहिए, वो उपाय करने चाहिए जिससे कि राज्य का अस्तित्व है बना रह सके। ये मैकियावेली का मानना था। तो ये यथार्थवादी बातें हैं, आदर्शवादी बातें नहीं है। तो हालांकि इसका जनक मैकियावेली को माना जाता है, वो आधारशिला फाउंडेशंस यथार्थवादी दर्शन की प्रस्तुत करता है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान, मैकियावेली जो कि 15वीं शताब्दी का है, इसका पुनरुत्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो महत्वपूर्ण एक्टर थे जो संचालन कर रहे थे युद्ध का, हिटलर और मुसोलिनी। हिटलर और मुसोलिनी के उदय के साथ इनकी आक्रामक और विस्तारवादी अभिवृत्तियां जो थी, वास्तविकता है ये, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तथ्य है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों को मानव स्वभाव और विश्व राजनीति की यथार्थता के समझने के लिए लालायित किया। उस और लोग प्रेरित हुए और यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ, पुनरुत्थान हुआ मैं बल्कि कहूँगा, क्योंकि जनक निसंदेह रूप में मैकियावेली थे। सेकेंड वर्ल्ड वार, खास करके हिटलर और मुसोलिनी की नीतियाँ और उनका जो आचरण था युद्ध में, साम दाम दंड भेद का, उसके कारण इसका वापस उदय हुआ है। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। यथार्थवाद विचारों का वो समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के ध्वनार्थ को अपनी चिंतन सामग्री मानता है। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा शक के दायरे में, प्रतिस्पर्धा के दायरे में, और ये भय कि दूसरा मेरे से आगे नहीं निकल जाए शक्ति के मामले में उसके कारण होता है, और इसलिए उसे अपनी रक्षा के खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शक्ति की ओर में कौन आगे जाए, ये भय सताता रहता है, और जिसके कारण सब शक्ति संचय करना चाहते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण के तह में मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं, वो प्रतिस्पर्धा सदैव बनी रहती है। और यथार्थवादी सिद्धांतकार शक्ति राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूलभूत नियम मानते हैं। शक्ति ही ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें जॉर्ज कैनन, राइनाल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वेर्ज़बर्गर, हेनरी किसिंजर जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, तथा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण हंस जे मार्गन्थो इत्यादि है, वो प्रमुख विद्वान है। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे जिसके नाम से ही यथार्थवाद जुड़ा हुआ है, वो है मॉर्गन्थौ। मॉर्गन्थौ ने राजनीतिक यथार्थवाद के संबंध में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। मॉर्गन्थौ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य कुंजी, ध्यान दें प्रिय विद्यार्थी, मुख्य कुंजी राष्ट्रहित है। पहला, राष्ट्रहित प्राप्ति के लिए कोई भी साधन अपनाओ जिससे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। मॉर्गन्थौ के शब्दों में
अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति एक शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रखती है। ये मैकियावेली की खुद की लाइन है जिसको मैंने कोट किया है। मर्गनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के 6 नियम प्रतिपादित किए हैं, जो है नंबर 1, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती है, मानव मस्तिष्क में होती है। किसी देश की विदेश नीति समझने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम तो हम उस देश के राजनेताओं के विभिन्न कार्यों पर दृष्टिपात करें, फिर अपनी तर्क बुद्धि से उनका विश्लेषण करके ये पता लगाने का प्रयत्न करें कि उन कार्यों के पीछे उन राजनीतिज्ञों के क्या उद्देश्य रहे होंगे। उनका मस्तिष्क पढ़ें, उनके क्रियाकलाप पढ़ें राजनेताओं के, जो कि मानव प्रकृति है, इसमें यथार्थवाद है वो निहित होता है। दूसरा सिद्धांत जो मर्गनथाउ बताता है, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रहित की प्रधानता इसलिए राजनीति को शक्ति से पृथक करके नहीं समझ सकते, शक्ति को समन्वित करके है उसको समझा जा सकता है। तीसरा सिद्धांत बताते हैं मर्गनथाउ कि राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। शक्ति का अर्थ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कभी राष्ट्रहित विचारों से होता है, कभी राष्ट्रहित शस्त्र अस्त्रों से होता है, कभी राष्ट्रहित प्रोपोगंडा से, प्रचार से होता है। तो इसलिए इसका अर्थ सदैव है वो बदलता रहता है। मर्गनथाउ का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व स्थायी है, किंतु परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदलती रहती है। अतः एक सफल राजनीति के लिए यह आवश्यक है कि वह इन मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता रहे। चौथा सिद्धांत है, कुल 6 सिद्धांत है, ये भी हमेशा याद रखें प्रिय विद्यार्थी मर्गनथाउ के। चौथा सिद्धांत है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। ये आदर्श की बात है। यद्यपि यथार्थवाद का आग्रह है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए। कोई भी राज्य नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। अर्थात राजनीति में राज्य का सबसे बड़ा गुण अस्तित्व रक्षा है। यथार्थवाद किसी भी कार्य को उसके राजनीतिक परिणामों से नापता है। अर्थात यदि राज्य का हित है, राजनीति का हित है, राष्ट्र का हित है, तो अनैतिक तरीके अपनाने की ओर भी यथार्थवाद है प्रेरित करता है। पांचवा सिद्धांत है राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानता। नैतिक मूल्य अलग है, सार्वजनिक मूल्य अलग है। यथार्थवादी दर्शन प्रत्येक राज्य को एक ऐसे राजनीतिक कर्ता के रूप में देखता है जो हमेशा शक्ति के माध्यम से अपने हितों की सिद्धि के कार्य में जुटा रहता है, शक्ति का संचय करता रहता है। किसके लिए? अपने राष्ट्र हित के लिए। और अंत में जो छठा सिद्धांत बताता है मर्गनथाउ, वो है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उसमें राजनीतिक क्षेत्र है बिल्कुल ही स्वायत्त होता है। राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्तपूर्ण होता है जितना कि आर्थिक अथवा कानून के क्षेत्र को माना जाता है। वो अपने आप में एक अलग विषय है। ये मर्गनथाउ ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए और इनको 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मर्गनथाउ ऑन रियलिज्म कहा जाता है और अच्छी तरह से याद रखने की आवश्यकता है। अब यदि हम मर्गनथाउ के सिद्धांत का मूल्यांकन करें, जिसका प्रतिपादन उसने 6 सिद्धांतों के रूप में किया है, तो ये नहीं है कि इसमें प्लस पॉइंट ही है सब। इसके कई सारे आलोचक हैं और मुख्य आलोचक आदर्शवादी है, जो आदर्शवादी दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं अपने सिद्धांत के। और इनके मुख्य तर्क है मर्गनथाउ का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केवल एक पक्ष के अध्ययन के लिए ही मार्गदर्शन करता है, और वो पक्ष है हित संघर्ष। वह सहयोग के पहलू को भूल जाता है, सहयोग की बात कहीं वो करता ही नहीं है, संघर्षों की बात करता है।
तो आलोचक इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं। इसके अलावा मानव प्रकृति संबंधी धारणाएं वैज्ञानिक न होकर के अनुमान पर आधारित है। उनका कोई साइंटिफिक निचोड़ नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि केवल अनुमान पर आधारित होती है। यह अपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि उसमें राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्यों की उपेक्षा की गई है, केवल अंतर्राष्ट्रीय बात की जाती है। इसमें राष्ट्र के हितों को है वो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का ये दृष्टिकोण है। मार्गन्थऊ ने शक्ति को साध्य माना है, साधन नहीं माना है। शक्ति एक साध्य है और साधन कौन है? इसके लिए राज्य और राज्य की राजनीति है। फिर इसकी आलोचना की जा सकती है कि मार्गन्थऊ का ये कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। सच्चाई यह है कि शक्ति राष्ट्र का एक लक्ष्य हो सकता है, परंतु शक्ति के साथ में वो अन्य लक्ष्यों की आकांक्षा भी रख सकता है। वो आर्थिक लक्ष्य हो सकता है, या राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है, या विदेश नीति हो सकता है। इस प्रकार के और कहीं भी लक्ष्य है हो सकते हैं। अब यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण की हम समालोचना करें, क्रिटिसिज्म टू क्रिटिसिज्म यदि करने की कोशिश करें, तो यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवादी कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्ति दिलाई। ये अच्छी बात है इसकी कि जो आदर्शवादी दृष्टिकोण ही प्रचलित था उससे इन्होंने अवश्य मुक्ति दिलाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है तथा विदेश नीति निर्माताओं के लिए ये एक आधार प्रदान करता है। फिर भी ये उपागम आलोचना से परे नहीं है। इसमें कई कमियां भी बताई जाती है क्योंकि हम क्रिटिसिज्म टू क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना की प्रति आलोचना कर रहे हैं। और वो है पहला, ये दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक तत्व मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि सत्ता और शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं लेकिन वो संपूर्ण नहीं हो सकते। अन्य कई, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, इसके अतिरिक्त और भी कई तत्व हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें असंगतियां हैं क्योंकि यह शक्ति व सत्ता की परिभाषा कठिन है और तथा इसमें सहयोग की उपेक्षा की गई है, प्रतिस्पर्धा की बात की गई है, केवल सहयोग की कहीं भी बात नहीं की गई है। इसकी नीतियां शांति विरोधी है, युद्ध को प्रोत्साहन देने वाली है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म टू क्रिटिसिज्म की जा सकती है। अब जो खास विचार विमर्श करने का विषय है और जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि जब दो अपोजिट उपागम दृष्टिकोण है, आदर्शवाद और यथार्थवाद, जो मैंने प्रारंभ में बताया है, क्या उनमें विरोध की स्थिति होनी चाहिए या उनमें समन्वय और सहयोग होना चाहिए? तो आदर्शवाद और यथार्थवाद, समन्वयवादी दृष्टिकोण या उपागम, इन दोनों के बीच को कोऑर्डिनेट कैसे करें? यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवाद का दृष्टिकोण उपयुक्त है अथवा यथार्थवाद का, किसको अपनाया जाए? यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियां स्वार्थ, राष्ट्रवादी और शांति विरोधी होती है और आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियां स्वार्थ, अंतर्राष्ट्रीय और शांति की पक्ष की पोषक होती है। तो ये दोनों है, इनमें से किसको अपनाया जाए? आदर्शवाद और यथार्थवाद के अतिवादी दृष्टिकोण का परित्याग करते हुए दोनों के बीच का मार्ग समन्वयवादी दृष्टिकोण है। अर्थात जो आदर्शवाद की बुराइयां हैं उसको छोड़ दो, जो यथार्थवाद की बुराइयां हैं उनको छोड़ दो। आदर्शवाद की अच्छाइयाँ और यथार्थवाद की अच्छाइयाँ, इन दोनों का यदि समन्वय करें तो इसको हम कहेंगे समन्वयवादी दृष्टिकोण। दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स प्लस पॉइंट का है, मिला करके समन्वयवादी दृष्टिकोण बनता है। यह यथार्थवादियों के निराशावाद और आदर्शवादियों के आशावाद के बीच समन्वय का प्रयत्न है। आदर्शवाद पर अत्यधिक बल देने से निराशा का जन्म होता है और यथार्थवाद पर अटल विश्वास रखने से अक्सर यथा स्थिति के पक्ष पोषण और शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां जन्म लेती है। इसलिए इन दोनों का समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है और ऐसे दर्शन को जॉन हर्ज
यथार्थवादी उदारवाद कहते हैं। ये सब एक मॉर्गनथाउ का जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो ध्यान रखने वाली मुख्य बातें हैं, पहला, उपागम और सिद्धांत में क्या अंतर है, क्या दोनों पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग लिए जा सकते हैं या दोनों विरोधी शब्द है, या सिद्धांत कब बनता है, उपागम कब बनता है, ये बात देखने की है। इसके अलावा सामान्यतः यथार्थवाद का क्या अर्थ है और यथार्थवाद आदर्शवाद के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुआ, इसके बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आपको मॉर्गनथाउ, जो इसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर भी इसके समर्थक रहे हैं, पर मॉर्गनथाउ ने अपनी पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस पुस्तक में इसके 6 प्रिंसिपल्स का जो प्रतिपादन किया, उनको ध्यान से, गौर से आपको याद रखने की आवश्यकता है। वो एक तरफा होगा यदि सब यही अध्ययन करेंगे। उसके नेगेटिव पॉइंट को देखना होगा, उसकी आलोचनाएं देखनी होगी, और फिर क्रिटिसिज्म टू क्रिटिसिज्म, आलोचना की प्रति आलोचना है, हमको देखनी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें इस पूरी यथार्थवादी दृष्टिकोण की, तो जो मैंने बिंदु आपको टच किए हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, पहला तो यथार्थ, यथार्थ में वास्तविकता। मैंने प्रारंभ करते समय आपको उदाहरण दिया था एक कि मनुष्य को बहुत अच्छा सद्व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में वो सद्व्यवहार करता है कि नहीं, करना चाहिए, आदर्शवाद है। वास्तव में वो करता है, नहीं करता, ये यथार्थवाद है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मैदान को देखें, आप केवल संयुक्त राष्ट्र संगठन को ही देखें, यथार्थवाद तो है कि लोग अपने अपने हितों को ध्यान में रख करके मतदान करते हैं सुरक्षा परिषद में, पर आदर्शवादी दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि विश्व शांति को इससे खतरा है कि नहीं, वो नहीं देखा जाता कि विश्व शांति को खतरा है या नहीं है, बल्कि ये देखा जाता है कि मेरे अपने देश का हित क्या है। तो ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है। मैं किसी देश से मित्रतापूर्ण संबंध रखता हूँ, मेरा हित क्या है, ये नहीं देखता है कि मित्रता रखने से दुनिया को क्या लाभ होगा, विश्व शांति को प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं। तो ये दोनों स्पष्ट अंतर करने की आवश्यकता है यथार्थवाद और आदर्शवाद में। आदर्शवादी उपागम कई तरह के हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन है, सिस्टम अप्रोच है, क्लासिकल शास्त्रीय उपागम है, ये सब आदर्शवाद में आते हैं। पर यथार्थवाद अपने आप में एक है, और वो आदर्शवाद की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही पैदा हुआ, और वो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देता है, जो बल देता है, वो शक्ति को बल देता है। शक्ति का संचय सबसे महत्वपूर्ण बात है, और हित की साधना शक्ति के संचय से ही हो सकती है। पहले मैंने आपको बताया था कि इस यथार्थवाद का जनक मैकियावेली को माना जाता है। बहुत बड़ा इटली का दार्शनिक हुआ है फ्लोरेंस गणराज्य में। उसकी यदि विचारधारा को हम देखें तो वो पूरी तरह से शक्ति की ही बात करता है और राष्ट्र हित को प्रधानता देने की बात करता है। वो मानव स्वभाव की व्याख्या खींचता है। वो कहता है मनुष्य आदर्शवादी नहीं है, मनुष्य स्वार्थी है, लालची है, पापी है, दुराचारी है, और ऐसे व्यक्तियों के साथ प्यार या स्नेह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि शक्ति का व्यवहार करना चाहिए। वो शक्ति की बात करता है, और प्रशासन में भी शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैकियावेली राजा को ये सलाह देता है कि आप शक्ति संचय करते रहो, और मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए शक्ति होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक बार अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, लेकिन संपत्ति जो उसकी व्यक्तिगत होती है उसको हानि पहुंचाई है तो उसको कभी भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि वो पूर्णतया स्वार्थी है। तो शक्ति संचय एक महत्वपूर्ण तत्व है इस यथार्थवाद का, और मॉर्गनथाउ भी इसी बात पर बल देता है। इसलिए कभी कभी इसको शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। यद्यपि इसके जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि ये केवल शक्ति को बल देता है, केवल राष्ट्र हित को बल देता है। शक्ति ही राष्ट्र हित का एकमात्र स्रोत नहीं है। यदि हम राष्ट्र हित के तत्वों पर दृष्टिपात करें तो भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण है तत्व है कि आपका राज्य कहाँ अवस्थित है उसके अनुरूप आपकी विदेश नीति होनी चाहिए।
पहाड़ी इलाका है या ज़मीनी इलाका है या समुद्री इलाका है, ये भी आपको विदेश नीति को निर्धारित करने का बहुत बड़ा तत्व है। सामरिक स्थिति किस प्रकार की है, अस्त्र शस्त्र आपके पास किस प्रकार के हैं, आपका क्लाइमेट किस प्रकार का है, जलवायु किस प्रकार का है, ये सब बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों को भी प्राथमिकता है वो देनी चाहिए। केवल शक्ति के तत्व पर ये बहुत अधिक जोर देते हैं, वो उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा एक राज्य और राज्य की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने के लिए राजनीतिक तत्व होते हैं, आर्थिक तत्व होते हैं, एवं सामाजिक तत्व भी होते हैं, आचार विचार निष्ठाएं मूल्य, ये सब है। तो ऑलमोस्ट ये करीब करीब पूर्णतः मूल्यों की पूरी तरह से अवहेलना करता है, आदर्श की पूरी तरह से अवहेलना करता है, नैतिकता की पूरी तरह से अवहेलना करता है और यथार्थता पर अत्यधिक बल देता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्रिय विद्यार्थियों कि ये सिद्धांत है करीब करीब एकांगी है। एकांगी मीन वन साइडेड है, निष्पक्ष विचार हम नहीं कह सकते। और इसी का कारण है कि इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप भिन्न भिन्न आलोचकों ने इसकी भिन्न भिन्न आधारों पर कई प्रकार की आलोचनाएं भी की गई है और इसको पूर्णतः उपयुक्त सिद्धांत है वो नहीं माना है। मैं समझता हूँ इस वार्ता में आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत की है वो पूरी तरह से आपको मैं परिचय देने की कोशिश की है, पर मैंने जो भी आपको बताया है परिपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण तत्व है निसंदेह रूप में। और अक्सर जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस सिद्धांत पर प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन आपका इस वार्ता से आपका ज्ञान क्षेत्र है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिए भिन्न भिन्न पुस्तकों, भिन्न भिन्न रचनाओं, अन्य सहायक मटेरियल है उसका सहारा लेकर के अपने ज्ञान को आप यदि अभिवृद्ध करने की कोशिश करेंगे तो इसका सटीक और पूरा ज्ञान है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। पर यथार्थवाद के साथ मर्गनथऊ का नाम जुड़ा हुआ है और मर्गनथऊ की किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस आप ज़रूर पढ़ें। पामर और परकिंस की किताब इंटरनेशनल रिलेशंस ज़रूर पढ़ें, उनमें इन सिद्धांतों की विशद व्याख्या की गई है। मैं समझता हूँ आप सहायक पुस्तकों को पढ़ करके अपने ज्ञान में और अभिवृद्धि करेंगे, यहाँ तक कि सीमित नहीं रहेंगे। यह वार्ता आपके लिए एक सहायक के रूप में है, पूर्ण नहीं है। अन्य साधनों को अपना करके आप एनरिच अपने नॉलेज को, ज्ञान को वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सुखी और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।